हेलो एवरीवन। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। मुझे कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि मैम डिफ़िकल्टी लेवल को और बढ़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप यूजीसी का एग्ज़ाम ले लीजिए, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उसमें अमाउंट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको कुछ सेक्शंस जो है अपने दिमाग में रखने हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग कि स्टार्टिंग के 5-6 वीडियोस ऐसे ही क्वेश्चंस रहे, मॉडरेट लेवल रहे डिफ़िकल्टी का। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर दी सम डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर आई विल डिस्कस मैच द कॉलम, राइट। चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज़ असेसिबल फॉर। सबसे पहली बात यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि एग्रीकल्चर इनकम अगर तो इंडिया में है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, पर अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, उसकी एग्जाम्पशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब इंडिया के बाहर से हो रही है इनकम, तो वो कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम जो है वो रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल रहेगी। इसका मतलब इस केस में जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज अ इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरीज। तो हमें कुछ इनकम की कैटेगरीज बताई है और हमें बताना है कि इसमें कौन सी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती। तो सबसे पहले है कमीशन रिसीव बाय द फुल टाइम डायरेक्टर, बिल्कुल टैक्सेबल है। रेमुनेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर है उसको रेमुनेशन दी गई है, तो इसकी सेपरेट कैलकुलेशन होगी, ये सैलरी हेड के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ रिसिप्ट इज डिटरमिन्ड एज द कैपिटल रिसिप्ट और द रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये ज़रूर करना है कि एक्सपेंडिचर को और इनकम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो एक रिसिप्ट अगर हमें पैसा मिल रहा है, क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट, किस टाइम पर डिटरमिन किया जाता है? ये रिसीव के टाइम पर डिटरमिन हम करते हैं। मान लो मुझे सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये उस टाइम पर मैं डिसाइड करूँगी जब पैसे रिसीव किए जाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, an individual who wants to be resident of India must stay India for at least। एक इंडिविजुअल जो कि इंडिया का रेजिडेंट बनना चाहता है, उसको इंडिया में कितने दिन पिछले साल में स्टे करना है? तो कम से कम 182 डेज उसको इंडिया में स्टे करना पड़ता है इन द प्रीवियस ईयर। ये बेसिक कंडीशंस जो हम करते हैं ना, उसके अंदर ये पहली कंडीशन होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन हु इज, उसके बाद है हमारे पास एक सेकेंड, आई थिंक यस दिस क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडियन ओरिजिन का ही है, मतलब इंडिया में उसका बर्थ हुआ है। विजिटिंग इंडिया, इंडिया में वो आ रहा है दोबारा से, जैसे एनआरआई इंडिया से चले जाते हैं दोबारा विजिट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टू बी कॉल्ड रेजिडेंट मस्ट स्टे इन। अब है तो इंडिया में पैदा हुआ लेकिन वो बाहर रह रहा है, तो अब उसकी इनकम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसका पिछले साल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर तो वो पर्सन पिछले साल में 182 डेज रहता है तो उसकी हम मानेंगे कि बेसिक कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, फिर वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा और उसकी इंडियन फॉरेन दोनों ही इनकम टैक्सेबल होगी, राइट। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, अ पर्सन हु इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू बी कॉल्ड रेजिडेंट मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ये भी बेसिक कंडीशन का ही था क्वेश्चन, बट थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, एज पर दिस सेकेंड एडिशनल कंडीशन, 2 बेसिक होती हैं, 2 आपकी एडिशनल होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडिशनल कंडीशन की बात की जा रही है। एज पर दिस सेकेंड एडिशनल कंडीशन, अ रेजिडेंट विल बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, एडिशनल की बात हो रही है ना, एडिशनल में 130 डेज की लिमिट होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन केस ऑफ द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ HUF फर्म एंड AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इफ कंट्रोल एंड मैनेज होली आउटसाइड इंडिया, बिजनेस का कंट्रोल जो है वो कंप्लीटली इंडिया के बाहर हो रहा है, तो वो HUF फर्म जो है वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इंडियन कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस इज दैट इज ऑलवेज, एक इंडियन कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनी, तो उसे हम इंडिया की ही रेजिडेंट मानेंगे, ठीक है। हमेशा जो इंडिया में रजिस्टर हुई है रजिस्ट्रेशन बेसिस पर, वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। डन। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, याद करके रख लीजिए, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम जो है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, चाहे पर्सन रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में है, अगर पास्ट अनटैक्स्ड इनकम इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोई भी अलाउंस मिल रहा है MP को, MLA को, तो वो क्या होगा, वो फुली एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये ए जो ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, डियरनेस अलाउंस इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ, डियरनेस अलाउंस चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, तो सबके केस में वो टैक्सेबल होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्क इज, पर्क क्या होता है, पर्क जो है एक तरह के फैसिलिटी है जो कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज में आ जाते हैं पर्क, तो और पर ये बेसिकली क्या रहती है, फैसिलिटी रहती है। और इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, पर्क इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब पर्क्स के ऊपर बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियोस में मैं ट्राई कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो रखूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर दूँ, सो दैट एग्ज़ाम से पहले अगर आप 10-15 वीडियोस भी देख लेते हैं तो आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।